मित्रों नमस्कार, मेरा नाम आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। यह यूपी एपीओ से संबंधित वीडियो है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक अलग चीज़ है और एक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन अध्याय 11 इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, जिसको हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 85% लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, अध्याय 11 पैरा 104 से लेकर के पैरा 128 तक है। पैरा 104 से लेकर पैरा 128 तक अध्याय 11 है, अर्थात अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है। इसको आप नोट करिए। गूगल पे के माध्यम से यदि आप लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो भी धनराशि सहयोग करना चाहते हैं कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 104 यह कहता है संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के अन्वेषण के संबंध में अधिकार। रिपोर्ट थाने को प्राप्त हो गई, शिकायत जो है थाने को प्राप्त हो गई है। अब जो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो क्या करेगा। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भार साधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण वांछनीय है या नहीं, और यह भी देखेगा कि मामला दंड न्यायालय की अपेक्षा दीवानी न्यायालय से तो संबंधित नहीं है। अब देखिए कैसे। अब मान कर चलिए कि दो लोग हैं, ए और बी। यह एक मेड़ है, ठीक है, इनका एक खेत है, ठीक है ना। ये ए का खेत है और यह बी का खेत है। मेड़ के संबंध में दोनों पक्षों में जो है विवाद हो गया। मेड़ के संबंध में, यह जो खेत की मेड़ है इसके संबंध में दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हो गई, ठीक है ना। 323 504 की अपेक्षा जो भी मामला बनेगा, लेकिन इसका मूल जड़ जो है खेत के मेड़ करके ले, खेत का जो मेड़ है जो उसकी बाउंड्री है उसको लेकर के है। तो यह मामला जो है आपराधिक की अपेक्षा दीवानी यानी कि सिविल न्यायालय से संबंधित ज़्यादा है, ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण आप समझिए। जैसे मान के चलिए एक बाउंड्री वाल है, एक घर है ए का, ये बन चुका है या जो भी है बाउंड्री वाल है ए का। अब बी जो है यहाँ पर अपना निर्माण करना चाहता है और बी ने जो है साहस या जानबूझ करके, बी को यह लगता है कि हमारी ज़मीन जो है यहाँ तक है, हमारी ज़मीन जो है यहाँ तक है, ठीक है ना। इसने क्या किया, एक ही दीवार को ढा दिया, गिरा दिया। तो यह भी मामला जो है मारपीट पे आ गया दोनों पक्षों में। तो यह भी मैटर जो है क्रिमिनल की अपेक्षा जो है सिविल का मैटर है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित परिस्थितियों में और निम्न मामलों में पुलिस अधीक्षक का आदेश होने की स्थिति में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपराध के किसी विशिष्ट वर्ग के संबंध में उप निरीक्षक, उप महानिरीक्षक जिसको डीआईजी कहते हैं, कि सहमति होने के अतिरिक्त अन्वेषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए, मामूली चोरी या सेंध के मामले में, सेंध का मतलब होता है नकब, नकब, जो घर में लोग एक होल बना करके घुस जाते हैं दीवार तोड़ करके थोड़ा सा। आईपीसी की धारा 147 के अधीन मामलों में जब तक कि गंभीर चोट कारित न हुई अथवा शांति भंग होने का खतरा न हो। आईपीसी 341 344 जब तक न अवरोध उस समय तक लगातार बना रहा हो जब रिपोर्ट की गई हो, ठीक है ना। रिपोर्ट करते समय भी अवरोध बना हुआ हो। धारा 354 447 व 448 के आने वाले मामले तो आईपीसी 406 या 420 के अंतर्गत आने वाले मामलों में जब तक कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि मामला दीवानी प्रकृति का है। तो इस तरीके से आप जो है इसको समझिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी किताब उठा करके पढ़िए। यह वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो थोड़ा सा एक बच्चों में थोड़ा सा संदेह रहता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दीवानी प्रकृति का मामला कैसे हो गया, आपराधिक हमने मारपीट किया तो दीवानी प्रकृति का मामला कैसे हो गया, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 105 है, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण न किए जाने पर कार्रवाई की प्रक्रिया। थाने का भार साधक अधिकारी सीपीसी धारा 157 क्या है, आप सीपीसी की किताब उठाइए उसको देखिए, के उपबंधों का पालन करते हुए एफआईआर की प्रथम और तृतीय प्रतिलिपि। ये देखिए, जो भी कोई एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है ना, जो भी एफआईआर लिखी जाती है या
उसकी 3 प्रतिलिपि होती है, ठीक है। पहली प्रतिलिपि थाने में रहेगी, दूसरी प्रतिलिपि जो है जो कैंडिडेट जो एफआईआर लिखवाने आता है उसको दे दी जाती है, ठीक है। और एक प्रतिलिपि जो है न्यायालय के पास रहती है। एक प्रतिलिपि क्या रहती है, न्यायालय के पास रहती है। द्वितीय प्रतिलिपि, देखिए द्वितीय प्रति पर भी यदि हो सके तो यह तथ्य नोट करना चाहिए कि कोई अन्वेषण नहीं किया गया है। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि द्वितीय प्रति जो है कैंडिडेट के पास रहती है जिसने एफआईआर दर्ज कराया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 106, सामान्य विवेचना का घटना स्थल पर ही पूर्ण किया जाना। सामान्यतया जो है जो भी विवेचना है ऑफिस में बैठकर, थाने में बैठ के नहीं पूरी की जाएगी, ठीक है ना। विवेचना का मतलब जो भी जांच पड़ताल या खोजबीन करना है, विवेचना का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। जो भी जांच पड़ताल खोजबीन करना है वो ऑफिस में बैठ के नहीं की जाएगी, वह घटना स्थल पर बैठ करके की जाएगी पुलिस के द्वारा। सीआरपीसी की धारा 147 को छोड़कर अन्वेषण घटना स्थल पर ही किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पैरा में से किस पैरा में यह बताया गया है कि विवेचना घटना स्थल पर होगा। इस पैरा महत्वपूर्ण है, पैरा 106, ठीक है। विवेचना जो है घटना स्थल पर ही पूर्ण किया जाएगा। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 107, अन्वेषण अधिकारी का कर्तव्य बयान लिखना, ठीक है ना। आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको आईओ कहते हैं, आईओ, उसका कर्तव्य है कि बयान लिखना, निरीक्षण करना, अनुमान लगाना, घटनास्थल का दक्षता पूर्वक अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, पूर्व धारणा न बनाना। जैसे मान के चलिए ए और बी, जैसे ए और बी हैं, पूर्व धारणा मतलब ए और बी ने ए को मार दिया, बी ने जो है ए को मारा। अब बी की एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, ठीक है ना। ये बहुत नंबर 1 का बदमाश टाइप का है ये बी। अब जो अपराध हुआ है यह पूर्व धारणा न बना लेना कि यह अपराध भी बी ने किया होगा, इस अपराध को भी बी ने ही किया होगा। ऐसी पूर्व धारणा जो है पुलिस को, आईओ को नहीं बनाना है, ठीक है ना। अभियुक्त को अवसर देना कि अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करे, ठीक है ना। अभियुक्त को अवसर देना, जैसे ए और बी के बीच कोई विवाद हो गया, बी को अभियुक्त बनाया गया है, तो बी को अवसर देना कि अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करे, ठीक है ना। कि आप समझ रहे होंगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 108, केस डायरी में प्रविष्टियां करना। केस डायरी में प्रविष्टियां करना, सीआरपीसी की धारा 172 के तहत अन्वेषण अधिकारी मामले में केस डायरी में उस समय वह स्थान को लिखे जिस पर उसे उस घटना की सूचना मिली जिस पर वह कार्य कर रहा है। उसे एफआईआर की नकल सदैव उस डायरी में रखनी चाहिए। एफआईआर की जो नकल है उसे, ये जो है एफआईआर की नकल उस डायरी में जो है रखना चाहिए। समय समय पर वह डायरी अपनी डायरी में मेंटेन करे, ठीक है ना। तो मैंने लिखता रहे, तो इसलिए एफआईआर की नकल पुलिस अधिकारी को इसलिए रखनी चाहिए कि भाई जो सूचना मिली है और जो इन्वेस्टिगेशन वह कर रहा है उसमें कितना अंतर पैदा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे एफआईआर में यह लिखा गया कि हमको 2 गोली मारी गई, घटना स्थल पर पता चल रहा है कि 4 गोली चली या 3 गोली मारी गई, ठीक है ना। तो इस तरीके के थोड़ा सा जो कंट्राडिक्टरी बयान है उनको देखने के लिए हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 109 है, केस डायरी में अपेक्षित विशिष्टियों को विस्तृत रूप से लिखना। केस डायरी में अपेक्षित विशिष्टियों को जो है डिटेल से लिखना है। अब देखिए केस डायरी जो होती क्या होता है, सीडी जिसको कहते हैं। धारा 172, सीआरपीसी की धारा 172 में चाही गई बातों को विस्तार पूर्वक लिखना। अब कौन कौन सी बातें 172 में चाही गई हैं, आप किताब खोलिए उसको देखिए, ठीक है। इससे आपका दिमाग फ्रेश होगा। एफआईआर से शिकायतकर्ता के बयान में भिन्नता और पूरक बयान का संक्षिप्त रूप से लिखना। अब देखिए सीडी किसे कहते हैं। आपने एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर जो है एफआईआर आपने दर्ज कर दी, ठीक है ना, या एफआईआर आपने थाने में लिखवा दिया। सीडी किसे कहते हैं जान लीजिए। सीडी, आप कोई भी आदमी गया एफआईआर दर्ज कर दिया, उसने करवा दिया थाने में जा करके,
तो पुलिस उसके बाद जो अन्वेषण करती है, ठीक है ना, तो उसको केस डायरी में लिखेगी, ठीक है, केस डायरी में लिखेगी। तो ये केस डायरी है, केस डायरी में लिखेगी, हर एक चीज़ लिखेगी। उसने एफआईआर दर्ज होने के बाद कहाँ कहाँ वो गया, किन किन लोगों का बयान लिया, ठीक है ना, किन लोगों का बयान संदिग्ध लगा, किसका नहीं, कौन सा धारा इसमें और जोड़ना है, कौन सा नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफआईआर एक संक्षिप्त कापी है, मान के चलिए एफआईआर एक संक्षिप्त कापी है, जबकि सीडी जो है एक डिटेल्ड कापी है। सीडी जो है उस केस के संबंध में एक डिटेल कापी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी धारा 161 के तहत परीक्षा के क्रम में जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, जितने भी लोगों से पूछताछ करेगी, वह सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। किए गए किसी बयान को लिखने के लिए अन्वेषण अधिकारी बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, यहाँ लिखा बाध्य, बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। अब देखिए यहीं पर लोग जो है पुलिस का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस जो है यहीं पे पैसा वैसा लेकर के जो है किसी इंसान को केस से, या जो भी जो थोड़ा सा मेन एक्यूज्ड न हो, जो मेन एक्यूज्ड न हो, उसको इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकाल सकती है, किसी धारा को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। सारा खेल इसी में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभियुक्त का बयान पूरा लिखा जाना चाहिए। अभियुक्त का बयान, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उसका बयान पूरा लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक दिन की समाप्ति पर डायरी रोज यानी कि डेली अधीक्षक के पास जमा हो जाना चाहिए। अधीक्षक के पास जो है जमा हो जाना चाहिए। जैसे जो भी उस थाने का जो सुपीरियर हो उसके पास जो है जमा, जैसे सीओ है या इंस्पेक्टर रैंक का कोई अधिकारी, उसके पास जमा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरा 110, पैरा 110, ये देखिए महत्वपूर्ण पैरा है। ये जो है आप ये जो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये 109 पैरा 110। आगे बढ़ते हैं। अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर प्रक्रिया। सीआरपीसी धारा 41 आपने देखे हैं, किसी संदिग्ध व्यक्ति को शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। यह अधिकार अन्वेषण अधिकारी के सदविवेक पर है। सदविवेक, ठीक है ना, सदविवेक, दुर्विवेक नहीं, सदविवेक पर है, ठीक है ना, कि किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करे या न करे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 111, किसी बंद स्थान की तलाशी लेने के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां। आप लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा होगा। आप लिखिए बंद स्थान की तलाशी कैसे ली जाएगी। सीआरपीसी की धारा 100 आप पढ़ लीजिए। बंद स्थान के भार साधक अधिकारी तलाशी। भार साधक मतलब कोई स्थान है, कोई घर है, कोई मकान है, दुकान है, उसका जो मालिक है। भार साधक मतलब जो उसका हाउस होल्ड है, जो उसका मालिक है, ठीक है, जिसके कब्जे में वह घर है, तलाशी लेने देगा। और जब पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी सीआरपीसी की धारा 165 के तहत ली जाती है, उसके बारे में बताया गया है। आप लोग किताब खोलिए, उसको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। पैरा 112, पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न करना। जैसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है किसी व्यक्ति को, अनावश्यक परेशान न करना। अब देखें यहाँ पर क्या है, पुलिस न उसको अनावश्यक परेशान करेगी और न अवरुद्ध करेगी। सीआरपीसी की धारा 100 और 160 के तहत, 100 और 160 धारा सीआरपीसी की 100 और 160 के तहत बुलाए गए व्यक्ति को यदि वह चाहता है, यदि वह चाहता, कौन, जो बुलाया गया व्यक्ति है, तो उसकी उपस्थिति की कालावधि फॉर्म संख्या 7 में लिखी जाएगी, ठीक है ना, कि फॉर्म संख्या 7 एक होती है, पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में रहेगी। और कब उस व्यक्ति को बुलाया गया, किस समय बुलाया गया, टाइम होगा, ठीक है ना, और कब उसको रिलीज किया गया वह भी टाइम उसको दिया। जैसे सुबह 7 बजे बुलाए, 12 बजे छोड़ दिए, तो सारा टाइम उसमें लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जानना जरूरी है। पैरा 113, लोक सेवक या रेल कर्मचारी के अभियुक्त या साक्षी होने पर जांच की प्रक्रिया, यह न्यायालय के आदेशानुसार होता है। किसके आदेशानुसार? डायरेक्शन टू न्यायालय, न्यायालय के आदेशानुसार होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ कोर्ट के जो है आदेशानुसार ये होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 114, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाना। नक्शा नजरी, घटना स्थल का नक्शा नजरी। नजरी क्या होता है? जो नजर आए। नजरी क्या होता है? नजरी का अर्थ है यहाँ पे जो नजर आए,
आपने एक घटनास्थल पर खड़ा होगा, जो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसका मानचित्र आप बना दीजिए, ठीक है। उसी को कहते हैं नक्शा नजरी। घटनास्थल का एक नक्शा हत्या, डकैती या अन्य महत्वपूर्ण मामलों में बनाना चाहिए, जिससे न्यायालय को या जो ऑब्जर्वेटर है, पर्यवेक्षण है, उसको आसानी से समझ में आ सके और समझाया जा सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पैरा 115 अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित करना। देखिए महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण पैरा है, इसको ध्यान से पढ़िए। पैरा 115 जो है, मृत्युकालीन अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित करना। यदि मृत्यु की बहुत अधिक आकांक्षा हो, यदि मृत्यु की बहुत ज़्यादा वो ऐसी स्थिति आ गई कि अब मरे या तब मरे वाली स्थिति है, उस अवस्था हो, तो अन्वेषण अधिकारी दो व्यक्तियों की उपस्थिति में मृत्युकालीन कथन लिख सकता है। दोनों व्यक्तियों को उस पर अंगूठा होगा या हस्ताक्षर होगा। यदि वह अनपढ़ है, गंवार है आदमी, तो उसका जो दो आदमी हैं जिनके सम्मुख लिखा जा रहा है, यह अनपढ़ है, गंवार है, तो उसका अंगूठा लगाया जाएगा। और यदि वह जो दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो उनका हस्ताक्षर उस पर होगा, ठीक है ना। समय के साथ इस समय हमने लिया। आगे बढ़ते हैं। पैरा 116 व्यक्ति अपराधी की कार्रवाई शिनाख्त के नियम, ठीक है ना। अपराधी जो शिनाख्त के नियम जो होते हैं जेल में, कैसे हो। अन्वेषण अधिकारी प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देगा कि शिनाख्त कार्रवाई की जाने से पूर्व संदिग्ध व्यक्तियों को देखने का कोई अवसर साक्षियों को न दिया जाए। किसे न दिया जाए? जो गवाहवान है, ठीक है ना। संदिग्ध व्यक्तियों को देखने का कोई और न दिया जाए। जो गवाही दे रहा है, ठीक है ना, उनको जो है संदिग्ध व्यक्तियों को न दिखाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते। मान के चलिए ए ने कहा कि बी और सी ने जो है बी ने हमको पीटा। ए ने कहा कि बी ने हमको पीटा या मारा, हमको गोली मारी। बी ने गोली मार दी, ठीक है ना। और जब गोली बी ने मारी तो सी और डी वहाँ पर मौजूद थे। ए ने कहा बी ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमको गोली मारी। जब बी ने गोली चलाई तो सी और डी जो है वहाँ मौजूद थे, ठीक है ना। ये दोनों गवाही करते हैं। अब ये स्थिति होगी कि ये जो साक्षी हैं या साक्षी है, जो गवाह हैं, उनको जो है बी को न देखने दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि झूठी गवाही हो सकता है ए ने दिया हो। अब जो है जब इनसे शिनाख्त परेड कराया जाएगा कि बी पहचानो, 10 लोगों के बीच खड़ा होकर कि बी कौन है, तो सी और डी जो बी को यदि पहचान लेते हो तो अच्छी बात है, और नहीं पहचानते हैं तो इनकी गवाही जो है वो, इनका जो आरोप है झूठा मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 117 वस्तु या माल की कार्रवाई शिनाख्त के नियम। माल का मतलब होता है रुपया पैसा। माल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रुपया पैसा बहुमूल्य चीजें। संदिग्ध वस्तुओं को या चुराई हुई वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर शिकायतकर्ता। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ए ने कहा, FIR एक दर्ज कराई, ठीक है ना। अब हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? सुनिए आप। एक यहाँ चोरी होता है, एक के घर पे चोरी होता है, ठीक है ना, या चोर घुसते हैं, अब कोई चीज़ उठा नहीं पाते हैं या कोई चीज़ ले नहीं जा पाते हैं। ए ने कहा, FIR दर्ज कराई, सर हमारे घर जो है चोरी हुआ है, ठीक है, जो उसमें से 4 लाख के जेवर जो है वो उठा ले गए हैं चोर। जो सोना चांदी उसने रखा था उठा ले गए हैं, और 1 लाख रुपया नगद उठा गया। भले ही एक के घर से 10,000 रुपया चोरी हुआ, लेकिन वो FIR में दर्ज कराएगा कम से कम 5 लाख रुपया, अधिक से अधिक अमाउंट दर्ज कराते हैं लोग, ठीक है ना। तो उन पैसों को, उन जेवरातों को, चाहे गलत हो चाहे सही, उसको जो माल में जो सामान रहता है पुलिस के पास, जो माल खाने में जो उनको स्टोर में रहती है जो उनके स्टोर में रहती है, उनमें मिला दिया जाएगा और शिकायतकर्ता से कहा जाएगा भाई आप पहचानिए, ठीक है। अब मान के चलिए उसने कहा कि ये लॉकेट मेरा है। ए ने कहा लॉकेट मेरा है, लेकिन लॉकेट उसका वास्तव में है नहीं, ये किसी दूसरे का है, तो पुलिस समझ जाएगी कि नंबर 1 का चोर बदमाश खुद ही है। आगे बढ़ते हैं। पैरा 118 विकृतचित व्यक्तियों के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। ये भी महत्वपूर्ण पैरा है,
ठीक है ना। आजकल विकलांगों को बड़ा ही तवज्जो दिया जा रहा है। तो यह पुलिस के द्वारा नहीं, न्यायालय के माध्यम से निश्चित किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य, यह जो है जो दिव्यांगजन हैं या जो विकलांग हैं उनके लिए विशेष तौर पर यह है पैरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 119 मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम, ठीक है ना। पुलिस जो है 161 के तहत बयान दर्ज करती है, और मजिस्ट्रेट जब बयान दर्ज करेगा किसी भी व्यक्ति का तो 164 के तहत, ठीक है ना, किसी भी औरत का या व्यक्ति का जो भी है। आगे बढ़ते हैं, पैरा 120 पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति अभिलिखित करने का क्या नियम है। पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति एडमिशन जो है अभिलिखित करने के क्या नियम है। तो पुलिस अभिरक्षा में डीएम के अतिरिक्त किसी सर्वोच्च मजिस्ट्रेट जो उचित समय पर पहुंच सकता हो लेखबद्ध किया जाएगा। डीएम को छोड़ करके कोई भी मजिस्ट्रेट, जो सर्वोच्च मजिस्ट्रेट जो है, जैसे एडीएम हो गया, ये भी सर्वोच्च मजिस्ट्रेट ही है, तो पहुंचकर जो है लेखबद्ध कर सकता है। केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, संस्वीकृति लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकृत है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट सुने, और जो है द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट तब जब उसको गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल परमिशन प्राप्त हो, तभी जो है वह लिख सकेगा। आगे बढ़ते हैं, पैरा 121, ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये जो है, ये जो हमने बताया आपको, पैरा 120 जो है, ये कहाँ गया, पैरा 120 महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए। पुलिस निम्न में से किस पैरा में पुलिस संस्कृति अभिलिखित कर सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको लिखिए। पैरा 121 पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड। पुलिस अभिरक्षा में वापस किए जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक उपखंड के राजपत्रित, उपखंड का मतलब होता है तहसील, उपखंड का मतलब आज के संदर्भ में तहसील है, के राजपत्रित पुलिस प्रभारी अधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। और सीआरपीसी 167 द्वारा अपेक्षित दर्जे के मजिस्ट्रेट को ही संबोधित की जा सकती है पुलिस जब रिमांड में लेती है। ये भी महत्वपूर्ण पैरा है। पैरा 122 आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना, ठीक है ना। आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना, आरोप पत्र को ही अंतिम रिपोर्ट कहते हैं, या फाइनल रिपोर्ट, जिसे आप अक्सर टेलीविजन में सुनते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, ये जो है आरोप पत्र है। अन्वेषण पूर्ण हो जाने पर सीआरपीसी की धारा 168 से 171 की प्रक्रिया पूरी करने पर तथा 173 का पालन भी कर लिया जाएगा, तब उस पालन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सीआरपीसी धारा 173 द्वारा निर्धारित रिपोर्ट पुलिस थाने के अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया जाना चाहिए। जब भी देखिए, जब सारे काम हो जाए, अन्वेषण पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना, तो एफआईआर सीडी सब कुछ जो है वह एक कॉपी जो है वो एसपी के ऑफिस में भेज दी जाएगी, वहाँ सुरक्षित रहेगी, एसपी के ऑफिस में भेज दी जाएगी, ठीक है ना। एसपी ऑफिस से ही वह न्यायालय में आता है। कहाँ आता है? न्यायालय में आता है, ठीक है। एक थाने से जब भी सब कुछ पूर्ण हो जाएगा तो एसपी ऑफिस भेजा जाएगा, ठीक है ना। एसपी ऑफिस से वहाँ पर रहेगा, उसके बाद जो है न्यायालय में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मामले में फाइनल डायरी के साथ आरोप पत्र सीओ व लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय को दिया जाएगा, ठीक है ना। तथा सबसे पहले रिसीविंग जो करता है वो सीओ करता है, ठीक है। तथा समन व वारंट मामलों में एफआईआर तुरंत करने की 4 माह के अंदर न्यायालय पहुंच जाए, तथा सेशन मामले में 4 सप्ताह है, यहाँ पर 4 माह नहीं है, यहाँ पर इस जगह पर आप जो देख रहे हैं ये गलत लिख दिया गया है, 4 सप्ताह है, ठीक है ना। और यह 8 सप्ताह है, सेशन के मामले में 8 सप्ताह। अब देखिए क्या है, जब भी एफआईआर होगा थाने में, ठीक है ना, एफआईआर होगा तो जल्द से, तो ज़्यादा समय लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो ज़्यादा समय लिखा हुआ है, लेकिन जब भी एफआईआर होगा तो कम से कम 10 दिन के अंदर ही
FIR की एक कॉपी जो है न्यायालय में पहुंच जाती है, कोर्ट में जो है वह कॉपी पहुंच जाती है, जिस भी कोर्ट से वो संबंधित हो। जैसे SC ST से है तो ST ST कोर्ट में, पॉक्सो से है तो पॉक्सो वाले कोर्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही चला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 123 पूर्व दोषसिद्धियों के विवरण का संक्षेप में अंकित करना, ठीक है। अब देखिए, जैसे पूर्व दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई भी इंसान है उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। यदि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसका संक्षेप में अंकित कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब भी जमानत से पहले क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जाती है, ठीक है ना। जमानत जब भी होती है तो विपक्षी वकील द्वारा जो है क्रिमिनल हिस्ट्री जो है जज साहब से एक दरखास्त दी जाती है, जज को, न्यायाधीश को एक दरखास्त दी जाती है, श्रीमान ये बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी है, ये पूर्व में भी ऐसे ऐसे काम कर चुका है, ठीक है, तो आप इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा लीजिए। तो जैसे विपक्षी वकील ने क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए आवेदन किया तो 4-5 दिन बाद जो है क्रिमिनल हिस्ट्री आ जाएगी न्यायालय में, 3-4 दिन में जैसी भी व्यवस्था हो आ जाएगी, उसके बाद जो है जमानत मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पैरा 124 संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के परिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर की जाने वाली कार्यवाही। तो CRPC की धारा 190 के तहत जो है मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान करता है, ठीक है। उसके बाद वो कार्रवाई धारा 202 या 200 के तहत जो है शुरू करता है, ठीक है। CRPC की धारा। पैरा 125 पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण, तो यह आज के संदर्भ में जो है ठीक नहीं है, ठीक है, यह आज के संदर्भ में उतनी उचित नहीं है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल केस है उसके संबंध में कभी कभी होता है, क्योंकि सुपीरियर अधिकारी जो होता है अपने आप को जो है एक पक्षकार नहीं बनाना चाहता उसमें केस में। पैरा 126 मान लीजिए, अब SP जो है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे तो एक पक्षकार वो भी बन जाता है ना, मैंने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा। तो इसलिए जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो इन सब में ज़्यादा नहीं करते। हाँ, बहुत हाई प्रोफाइल केस हो, नेता अभिनेता कोई मार दिया जाए, उसके संदर्भ में हो सकता है, लेकिन सामान्य मैटर में नहीं है। पैरा 126 अन्वेषण अधिकारियों के कार्य या किसी सांख्यिकीय परीक्षा के आधार पर विश्लेषण आपत्तिजनक, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं, ये 2 पैरा है। तो पैरा 127 पुलिस के समक्ष डाक विभाग के अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना। और पैरा 128 रेलवे की मालगाड़ी से वस्तुओं की व्यापक चोरी की घटना पर कार्यवाही। बस इतना ही है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।